ओ सर, ये सर, प्रॉपर प्रॉपर। सर, क्या मैं आपको दिखता हूँ? यस यस, जी बिल्कुल। ओके। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं मतलब सेकंड आपको देख पा रहा हूँ, वरना बहुत सारे लाइव किया तो सेकंड पर्सन जो है वो दिखता नहीं था। हाँ हाँ, हाँ, मतलब मुझे मुझे मेरा ही फेस दिखता था, उनको मैं दिखता था लेकिन बट मुझे नहीं। ओके ओके, चलो अच्छा है। सो आई थिंक मैं अपने इस दर्शकों को थोड़ा कुछ बता दूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को, सर आपको भी नव बुद्ध है। और आज हम लोग बुद्धिज्म पे चर्चा करेंगे। बुद्धिज्म फिलोसफी जो है उसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, जो कि सर हमें बताएंगे। और आप लोग गाइस, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हो सर से। सर वो क्वेश्चंस भी आप लोगों के लेंगे और इसके बारे में बताएंगे। तो सर, मेरे अंदर तो आपको देख के काफी अच्छा फील हो रहा है, काफी एनर्जेटिक। अलग ही। मुझे भी। सर, आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। मैं वैसे तो मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। और ये नहीं आ रहा। हम्म, तो मैं एक ये बौद्ध भिक्षु हूँ। मैं प्रवजित 16 साल की उम्र में हुआ था। और तब से अब मुझे 9 साल हो चुके हैं। और वो भी थेरावादा परंपरा में मैं प्रवजित हूँ। और साथ ही में भी जी मेरा थाईलैंड में मास्टर्स शुरू है। बुद्धिज्म जी। में मेरा मास्टर्स हो रहा है थाईलैंड की यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मेरा ग्रेजुएशन इंडिया से हो चुका है। बस यही है। ओ। तो अभी आप सर थाईलैंड में रहते हैं? थाईलैंड। हाँ। बढ़िया। सो आई थिंक आप अभी बुद्धिज्म के ऊपर, बुद्धिज्म जो पूरी फिलोसफी है उसके ऊपर पूरी स्टडी कर जी फिर से कहिएगा। जो बुद्धिज्म फिलोसफी है उसके ऊपर आप पूरी स्टडी कर। जी उसमें तो आपने बताया था एज अ सर। बुद्धिस्ट मंक वो शुरू ही है। सर, आपने कहा था आप हीनयान संप्रदाय से हैं। हाँ, वैसे तो ही नहीं आना उस हीनयान तो एक। संप्रदाय, हाँ हाँ, बोलिए। तो हीनयान संप्रदाय जो है उसी के बारे में स्टडी हो गया। हाँ, मैं मोस्टली उसी में स्टडीज करता हूँ कि कैसे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर बहुत ही वास्ट है। और स्पेशली थेरावादा लिटरेचर ज़्यादा वास्ट है बाकी लिटरेचर के मुकाबले। आप वज्रयाना हो या महायाना, उसके मुकाबले ज़्यादा वास्ट थेरावादा लिटरेचर अवेलेबल है, क्योंकि वो अवेलेबल भी है। तो इसलिए मेरा मोस्टली फोकस उस पर ही रहता है। ज़्यादा मैं महायान पे फोकस नहीं करता हूँ, और वज्रयान पे भी। क्योंकि तो मेन। एज अ मंक होने के नाते हमारे लिए उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है, क्योंकि हमें जो अटेनमेंट्स हासिल करने हैं, है ना, या हमें जो अपना जीवन साधना है। अगर सिर्फ पढ़ना ही होता तो ऐसे भी बिना दीक्षा लिए भी हम पढ़ सकते थे इसका उसका। और किताबों में कैसा होता है कि फिर किताबों में अगर आप फिलोसॉफिकल होना चाहते हो तो आपको वो ग्रंथ हो, उस निकाय के, उस यान के पर्टिकुलर ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है। और फिर डिपेंड करता है कि आप कैसा हिस्टोरिकल पढ़ना चाहते हैं, फिलोसॉफिकल पढ़ना चाहते हैं, कि उस प्रकार से फिर बुक्स अवेलेबल हो जाते हैं हमारे सामने में। अगर महायान को हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, फिलोसॉफिकल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, तो थोड़ा सा अलग उसको हमारा पर्सपेक्टिव डेवलप हो जाता है। और जब इम्प्लीमेंट करने के पर्सपेक्टिव से एज अ फेथ के बेस पे जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारा एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। जैसे कि आप अगर एक सिंपल सा भी एग्जांपल, अगर आजकल आप सभी ने स्कूल में फिलोसॉफी पढ़ी ही होंगी और पढ़ते ही है मोस्ट ऑफ लोग जो फिलोसॉफी में, मतलब ग्रेजुएशन में जो फिलोसॉफी लेते हैं, तब एक बात हम नोटिस मैं करते होंगे कर कि जो पढ़ाने वाला होता है, वो पढ़ाने वाला का स्पेशलिस्ट किस बात में है और उसका फेथ किस पे है। जिस चीज पे उसका फेथ रहेगा वो हर फिलोसॉफी उसी फेथ के अनुसार ही पढ़ाने वाला है एट द एंड। हाँ। तो ये मुझे ये एक यू आर राइट। बात सबसे गंदी लगती है कि फिलोसॉफी जब पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले उसका जिस बात में स्पेशलिस्ट है, जिस बात में फेथ है, उसने वही सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए। अब फिलोसॉफी में क्या होता है कि उसको सभी पढ़ाने दिया जाता है। तुम वेस्टर्न भी पढ़ाओ, फिर तुम ईस्टर्न में भी न्याय भी पढ़ाओ, वैशेषिक भी पढ़ाओ, है ना, चारवाक भी पढ़ाओ, वेदांत भी पढ़ाओ, उपनिषद भी पढ़ाओ। ये सबसे बड़ी गलत बात है। और स्पेशली ईस्टर्न फिलोसॉफी में कभी भी ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। एक फिलोसोफर के, एक ही टीचर के पास से सभी फिलोसॉफी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए।
यू राइट। ये बहुत, क्योंकि ईस्टर्न फिलोसफी तुम एक बार का वेस्टर्न फिलोसफी में कर सकते हो, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी स्कूल के रूप में काम करती है, एक स्कूल ऑफ थॉट के रूप में काम करती है। ईस्टर्न में फिलोसफी स्कूल ऑफ थॉट के रूप में काम नहीं करती है। यहाँ पे जितनी फिलोसफी है फेथ बेस्ड फिलोसफी है, इवन इट इज अ बुद्धिज्म। तो आपको उसी तरीके से जब वो पढ़ाने वाला वैसा होगा तब आप उसका वो एस्पेक्ट समझ पाओगे। मैं मंक हूं तो मैं बुद्धिज्म का अच्छे से समझा सकता हूँ, और उसमें भी थेरावादा मंक को इसे थेरावादा बुद्धिज्म अच्छी प्रकार से रख सकता हूँ। कहीं ना कहीं मेरा बायस आएगा ही बुद्धिज्म। ऑफकोर्स अगर मैं सब फिलोसफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एज ए स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी अगर मैं सब फिलोसफी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा बुद्धिज्म की तरफ बायस रहेगा। फिर मैं बुद्धिज्म पढ़ा रहा हूँ तो बुद्धिज्म में भी मेरा कहीं ना कहीं थेरावादा परंपरा ही या ना की तरफ बायस रहेगा ही रहेगा। आप इससे ऊपर नहीं उठ सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर उठ गए तो आप फिर एक नए फिलोसोफर अपने आप में, नहीं, यू आर नॉट अ कम्बिनेटर। राइट। राइट। तो इसलिए मैं जब राइट। बात करूंगा तो मैं थेरावादा की ही बात करूंगा, क्योंकि मेरा उस पर ज्यादा फेथ है। और ईस्टर्न फिलोसफीज आपको फेथ बेस्ड होके, जिसका फेथ है उसके द्वारा समझोगे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अगर मैं न्याय विषय को पढ़ूंगा, राइट। उपनिषद को पढ़ूंगा, वेदों को पढ़ूंगा, लगा क्या फालतू दिया है रियली। एज अगर मैं पढ़ रहा राइट। हूँ, मेरे लिए वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना। पर जब मैं फेथ बेस्ड होके पढ़ रहा हूँ तो आई विल गो इन डेप्थ, मैं उसको डी कोडिंग करने की कोशिश करूंगा। राइट। वरना मेरे को सब लगेगा क्या सब दिया है। सो ये वो बात है। राइट। एक्चुअली मैं भी फिलोसफी कर रहा हूँ, बीए में फर्स्ट ईयर है मेरा। मैं फिलोसफी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री में सब्जेक्ट। तो जब मेरी फिलोसफी क्लास चलती है तो जो फिलोसफी पढ़ाने आते हैं, जिस फिलोसफी में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उसको बहुत डीप पढ़ाएंगे, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उसको बहुत डीप ही पढ़ाएंगे, उसको बस ऐसे ही चीज़ें और ऊपर बहुत नीचे सारी करके अच्छी बातें पढ़ा। छूट जाती है, बहुत सारी अच्छी बातें छूट राइट से। जाती है। बिल्कुल। इसलिए इंडियन फिलोसफी बिल्कुल। में हर एक इसके लिए अलग अलग एटलीस्ट लेक्चर गेस्ट लेक्चर अटेंड करो, पर करो। राइट। बिल्कुल सही कहा। तो एक्सपर्ट्स की जोन से आप हैं, आप अगर विज्ञान, अभी विज्ञान की बात करेंगे तो आपको सारा कुछ नॉलेज है उसके बारे में, आप हमें अच्छे समझाएंगे। अभी कोई बैठा है उसको ही सब दे दिया कि आप सबके बारे में बताओ तो वो नहीं बता पाएगा ठीक से। अगर एक चीज ही पढ़ो केवल तो ही उसके बारे में आप बहुत अच्छे से बता। राइट। सो आई थिंक आज आप ही बोलेंगे और मैं एकदम चुप रहूंगा, क्योंकि मुझे बुद्धिज्म के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, लेकिन अभी जितना मैं फिलोसफी में पढ़ रहा हूँ, जितना मैं सुनता हूँ लोगों को, तो मुझे काफी अच्छा लगता है। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि मैं एक बुद्धिस्ट मॉन्क के साथ में बैठा हूँ। लिटरली आई फील वेरी गुड। तो सर आप कुछ बताएंगे Okay, तो सबसे पहले तुम ईरान किस समुदाय के बेस बारे पे जानना चाहोगे, तहीनियान के एज हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में जानना चाहोगे या फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव में जानना चाहोगे? दोनों अलग हो में जाते यहाँ हैं। पे सर? तो आई थिंक आप फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से बताएंगे, ओके ओके। बिकॉज सो चैनल देखो फिलोसफी बुद्धिज्म, बेस्ड है तो। हाँ, ओके। सो देखो भाई, बुद्धिज्म जो शुरू हुआ है, ठीक है, अभी 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 जाके हमें तीन यान देखने के लिए मिलते हैं अभी के स्पेशली इसमें, मोटे पैमाने पे, ठीक है, माइनर एकदम माइनर लेवल पे नहीं है ना, माइक्रो लेवल पे नहीं, मैक्रो लेवल पे जब देखोगे तो आपको तीन बड़ी निकाय देखने के लिए मिलते हैं, वो भी कुछ ऐसे मास्टर्स है जिन्हें कारण पॉपुलर हुआ। थेरावादा उसके कारण नहीं हुआ, थेरावादा बुद्ध के कारण ही ज्यादा पॉपुलर हुआ है। पर थेरावाद के बाद जो महायाना है या जो वज्रयाना है, ये पर्टिकुलर वहां के जो टीचर्स हुए, उन टीचर ने जिस प्रकार से इंटरप्रिटेशन करना शुरू किया और सोसाइटी में उनके इंटरप्रिटेशन द्वारा जो अट्रैक्ट हुआ और उनको फॉलो करना शुरू, उनको एक श्रेष्ठ दर्जा देना शुरू हुआ, तब जाके ये बाकी निकाय शुरू हुआ है। तो एक जो सबसे पहले निकायों की इस निकायों के बारे में जब समझ रहे तो कुछ बातें बहुत समझना आपको जरूरी है। मे बी हिस्टोरियंस उसको इस प्रकार से हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं कि ये इनका इस प्रकार से भेद होने के कारण से, फिलोसॉफिकल भेद होने के कारण से, पर नहीं। अगर आप सही में उसको इन तीन निकायों को समझते हैं तो ये फिलोसॉफिकल डॉक्ट्राइन्स के आधारों पर बहुत ही माइक्रो लेवल पे हुआ है, ठीक है, बहुत ही माइक्रो जी। लेवल से है। पर ये ज्यादा जो डिफरेंस हुए हैं ये जियोग्राफिकल लेवल पे मोस्ट डिफरेंसेस है, ठीक है, जियोग्राफिकल लेवल के आधारों पर ये डिफरेंसेस इतने क्रिएट हुए हैं, वरना फिलोसॉफी के लेवल पे उतने ज्यादा ये लोग डाइवर्स नहीं होते हैं। तो सबसे पहला कब से शुरू हुआ? सबसे पहला जो शुरू हुआ बुद्ध की डेथ के बाद से शुरू हुआ था, बट इट्स लाइक जस्ट एक हाँ
नॉट, मैं एग्री नहीं करता, इस रूप में हुआ था। इट वॉज नॉट ए सेक्ट के रूप में, स्कूल के रूप में डेवलप नहीं हुआ। स्कूल के रूप में डेवलप कब हुआ? 200 साल बाद आप बोल सकते हैं, 100 से 150 साल बाद आप 100, 150, 200 साल के बाद आप बोल सकते हैं। उसमें क्या हुआ? उसमें भी एक सिस्टमैटिक डॉक्टराइन के रूप में ये फिलोसॉफी महायान और वज्रयाना इवॉल्व नहीं हुए। सबसे पहले जो रूल्स थे, थोड़ा रूल्स में जो कहा, जो मंक्स रूल्स थे उसको लेके थोड़ा सा एक डिस्प्यूट कह सकते कि नहीं, कुछ मंक्स बोल रहे थे कि नहीं हम इस प्रकार से नहीं कर सकते, हमें भी कुछ अभी चेंजेस चाहिए। फिर उसके आधारों पर शुरू हुआ, फिर उसके आधारों पर धीरे धीरे करके उसमें जो ट्रेनिंग्स डेवलप हुए, उसमें जो टीचर्स डेवलप हुए, तो उन्होंने फिर उसको और फिलोसॉफिकल और डेप्थली जानने की कोशिश की और एनालिसिस जानना शुरू किया। फिर आधार पर फिर महायान, महायान भी, अभी तो महायान नाम मिलता है, तब वो महासंगिक के रूप में देखने को मिलता है। महायान भी एक बहुत मॉडर्न टर्म हो जाती है, वज्रयान भी एक बहुत ही मॉडर्न टर्म हो जाती है। तो पर थेरावादा के काउंटर में, थेरावादा जिसको हम हीनयाना भी बोलते हैं, थेरावादा के काउंटर में जो हम महायान देखते हैं और वज्रयान देखते हैं, ये जो है ग्रेजुअली डेवलप हुए हैं। ऐसा नहीं कि एक सिस्टमैटिक फिलोसॉफिक ऑर्गेनाइज फिलोसॉफी के रूप में स्टैब्लिश हुए एक झटके में या एक साथ में या एक पीरियड में। ये एक पीरियड्स के साथ, सेंचुरी के साथ इवॉल्व होते गए और कई सेंचुरी होने के बाद हमारे पास एक डॉक्ट्रिन खड़ा हुआ इनका, महायान और वज्रयान का। ठीक है, पर थेरावादा हीनयान उस प्रकार से नहीं है। हीनयान का कैसा है कि बुद्ध के हयात में इसका पूरा डॉक्ट्रिन, पूरा फ्रेमवर्क जो है एस्टैब्लिश हो गया था। अब यहाँ पे देखना कि हीनयाना, महायाना, वज्रयाना ये एक दूसरे का जो है एक्सटेंडेड रूप है, क्रॉस्ड रूप नहीं है, है ना। महायाना और वज्रयाना क्या एक्सटेंडेड रूप है, और भी ग्लोरीफाइड फिलोसॉफी को जब हुई है, और भी डेप्थ एनालिसिस, तो आप एक तरीके से बोल सकते हो, और एक्सटेंडेड वर्जन बोलिए आप फिलोसॉफी में। फिलोसॉफी में ये एक्सटेंडेड वर्जन है, और एज अ स्कूल के रूप में जो स्टैब्लिश हुए हैं, एज अ पंथ के रूप में आप जो कह सकते हैं, वो जियोग्राफिकल डिफरेंसेस के कारण हुए। क्योंकि जब चीन में गया तो चीन में कुछ ऐसी बातें भी, वहां का कल्चर के आधार पर एक नया स्कूल डेवलप हुआ। तिब्बत में जब गया तो वहां के कल्चर के आधारों पर फिर एक इसके रूप में, यान के रूप में स्टैब्लिश हुआ है। फिर अभी इसमें भी कई सारे हैं, आपने जैन बुद्धिज्म के बारे में सुना होगा, निचरन बुद्धिज्म के बारे में सुना होगा। ठीक है, अब तिब्बत बुद्धिज्म में भी कम से कम 4 अलग सेक्ट है। ठीक है, अब इन जब सेक्ट्स को देख रहे हैं हम, या फिर हीनयाना, महायाना, वज्रयाना के रूप में इनको जब देख रहे हैं, तो इसको लेके एक बात आपको क्लियर समझनी होगी, ये क्लास नहीं है, ये कास्ट भी नहीं है। ठीक है, इसको आप स्कूल ऑफ थॉट के रूप में ही लो। क्यों? क्योंकि एक आप देख सकते, एक प्रोटेस्टेंट कभी कैथोलिक नहीं हो सकता है, समझ रहे आप? एक कैथोलिक कभी प्रोटेस्टेंट नहीं हो सकता है, एक शिया कभी सुन्नी नहीं हो सकता, एक सुन्नी कभी सिया नहीं हो सकता है। ठीक है, पर मैं एक थेरावादा मंक हूं, मुझे अगर थेरावादा पसंद नहीं आ रहा है, 2 मिनट बस, 2 सेकेंड। तो गाइस, आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई थिंक आप बने रहना लाइव में, और जो भी आपका दोस्त है वो बुद्धिज्म को स्टडी करना चाहता है तो उसे आप शेयर भी कर सकते हो। ये आई एम रियली सॉरी, इट्स ओके, इट्स but ओके। sometimes we have to, because I'm living in monastic system, that's why. So ये एक बात याद रखो कि मैं एज थेरावादा मंक हूँ, कि मुझे थेरावादा फिलोसफी पसंद आई है, पर आई एम नॉट बाउंड टू इट। मुझे इतनी फ्रीडम है कि मुझे आज मेरा मन भी बदल रहा है, मुझे वज्रयान पसंद आ रहा है, मैं यहाँ की दीक्षा छोड़ के उनके पास जाके दीक्षा ले सकता हूँ। आई कैन बिकम वज्रयानी मंक। और इवन मे भी कुछ वज्रयानी फिलोसफी पसंद होती है, महायान कुछ फिलोसॉफिकल पॉइंट बहुत पसंद आते हैं, तो ऐसा नहीं है, कोई भी वज्रयानी हो सकता है। इवन एक ले डिवोटी के रूप में जैसे आप जैसे लोग हैं, वो एक साथ महायान, वज्रयान और हीनयान भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं उसको लगता कि मुझे ये बहुत पसंद है वज्रयान की, वो बिल्कुल फॉलो कर सकता है। सो ऐसा नहीं कि आप बाउंड हो जाएंगे। तो ये है, तो मतलब एक कम्युनिटी बेस्ड होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है ये, याद रखना। एक कम्युनिटी बेस्ड होने के बावजूद भी ये जो फ्रीडम मिल रही है, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप देखिए इधर साउथ में भी शिवपंथी और वैष्णवपंथी की तो झड़ा हुआ। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, आई एम जस्ट गिविंग अ रेफरेंस, सो प्लीज
प्लीज आप यू सभी आर लोग ये राइट, बात समझने यू की आर कोशिश राइट। कीजिए, एक बस रखने की कोशिश करो, एक सोशल जो इन्फ्लुएंस है, सो आप वो देखते हैं वहां पे। तो ये होता है, पर इसमें ऐसा नहीं है बुद्धिज्म में कि एक मैं ही नहीं आना है तो वज्रयानी बन सकता हूँ वज्रयान। तो इससे एक बात बहुत जरूरत है, फ्रीडम, द फ्रीडम ऑफ थॉट्स। फ्रीडम ऑफ थॉट होने के कारण से यहाँ पे इतने सारे निकाय है, डिस्प्यूट के कारण नहीं। जिस देखो एक दो बात, जैसे कि देखो आपको बताऊं, क्रिश्चियनिटी में 118 सेक्ट्स है ना, वो किसके कारण से है। और बुद्धिज्म में भी बहुत सारे अलग अलग सेक्ट है, आप चीन में जाओ, चीन में 2-3 मिल जाएंगे वगैरह वगैरह। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो क्यों भेद हो रहे इन दोनों में, आपको आधा समझना होगा बेस। यहाँ पे जो है फिलोसॉफिकल फ्रीडम होने के कारण से, थॉट फ्रीडम होने के कारण से महायान में इतने सारे हैं। उसी प्रकार हिंदुज्म में भी जो थॉट फ्रीडम होने के कारण से आपको हिंदुज्म में इतने सारे देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। पर इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में ये थॉट फ्रीडम के कारण से डेवलप नहीं हुए हैं, ये राइट फ्रीडम अवेलेबल ना होने के कारण से। आप समझ रहे, जो सोशल राइट्स अवेलेबल ना होने के कारण से, सोशली जो लिविंग हुड है, जो लिविंग लाइफ स्टाइल है, वो अवेलेबल ना होने के कारण से वहां पर सेक्ट डेवलप हुए। तो कई बार हम लोग कंपेयर करते हैं कि यार इसमें तो इतने सारे धर्म है, इसमें तो इतने सारे सेक्ट्स है, इनमें भी कहाँ आपस में बनती है ना। फिलोसॉफिकल रूप में आप कई बार अक्सर करते हैं, फिलोसॉफी में अक्सर एक गलती करते हैं लोग, फिलोसॉफी बड़ा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पर फिलोसॉफी का सोशल इन्फ्लुएंस कैसा रहा है उसके आधार पर तय हम कर सकते हैं कि वो फिलोसॉफी सिर्फ फिलोसॉफी के रूप में अच्छी है या एक सोसाइटी बेस्ड भी अच्छी है, एज अप्लाइड सोसाइटी, एज अप्लाइड फिलोसॉफी है कि नहीं है वो। तो ये आपको अंदर करने की जरूरत नहीं है। जो बुद्धिज्म में हीनयान, महायान, वज्रयान है, ये फिलोसॉफिकल फ्रीडम होने के कारण से है। और ये इससे भी दिखता है, क्यों, क्योंकि हम हीनयान से वज्रयान हो सकते हैं। बट क्रिश्चियनिटी में जो सेक्ट्स है, इस्लाम में जो सेक्ट है, ये फिलोसॉफिकल फ्रीडम के कारण से डेवलप नहीं हुए हैं। तो जहां बुद्धिज्म की, हिंदुज्म की सुंदरता है, इसलिए हिंदुज्म और बुद्धिज्म दोनों गर्व से बताते हैं वी हैव अ थॉट फ्रीडम। And now I am not यस, criticizing Christianity, even I am not criticizing Islam. So please clear, क्योंकि ये होता है यस, चर्चाओं में, ये सारे एक दूसरे के टॉपिक स्टडी होता है फिलोसॉफी में, कंपेयर टू क्रिटिज्म वगैरह होता है, तो वहां पे ये हो जाता है। तो ये बात आपने डेवलप कर ली कि ये तीनों अलग अलग है। अभी हमको क्या अप्रोच पसंद है, कैसा अप्रोच पसंद है, उसके आधार पर हम फिलोसॉफी अपनी चूज करते जाते हैं। तो मुझे थेरवादा पसंद है, तो मैं थेरवादा मंक के रूप में हूँ, क्योंकि मुझे इसकी मंक लाइफ ज्यादा पसंद है, मंकहुडनेस। और एक बात है कि ही वज्रयाना और महायाना, दे वो भी बहुत रिस्पेक्ट करते थेरवादा मंग, इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि ये जो है मूल परंपरा मानी जाती है। जो बुद्ध ने जो स्टार्ट किया ना, जो फर्स्ट परंपरा जो स्टैब्लिश हुई है, इसके बाद महायाना वज्रयाना स्टैब्लिश हुई, हीनयाना के बाद इसको वज्रयाना कहते हैं, ठीक है। तो हीनयाना का एक है थेरवादा, फिर उसमें भी कई सारे, पर अभी थेरवादा एग्जिस्ट करता है सिर्फ, बाकी समय साथ डिसॉल्व हो गया। तो आई थिंक मैंने जो अभी समझा कि जो जो 3 कैटेगरी आपने बताई, आपके पास पूरी थॉट ऑफ फ्रीडम है कि आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको किसी अच्छा को भी, कभी भी, लगता है। किसी भी क्षण, ये चीज, इसी हाँ, क्षण भी हो सकता हूं मैं। अभी अपने तो गुरु के पास गया, मैंने नहीं मुझे भी करना है, अच्छा है। मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क दूसरे संप्रदाय के बुद्धिस्ट मॉन्क से कह रहा है नहीं मेरा बहुत अच्छा है। ऐसा मैंने कभी सुना नहीं, इसलिए क्योंकि इतनी सारी फ्रीडम जो आपने आपने बताई कि आप कोई किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, मतलब आपको जो अच्छा लगे आप We उसको criticize, ज्वाइन we करें। criticize each other, we definitely हाँ, criticize each other मतलब यू, on the freedom of thought, on the basis of philosophy we criticized, even हिस्ट्री में हुआ है, थेरवादा मंक ने महायानों को क्रिटिसाइज किया है, बट स्टिल हमने चेंज भी किए हैं। क्योंकि जब बात फिलोसॉफी आएंगी तो भाई गुरु शिष्य का नहीं होता है फिलोसॉफी में, तो याद रखिएगा, सही 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 जब बात। शिष्य खड़ा हो जाता है तो ही इफ ही इज नॉट रेडी टू, तो पूरी फिलोसॉफी एक्सेप्ट नहीं करता। आप चाहे इंडियन परंपरा में देखो या वेस्ट में देखो, हाँ, एरिस्टोटल, प्लेटो, उन तीनों की जोड़ी देखो, या इधर भी देखो, शंकराचार्य को मादाचार्य ने राइट, काटा, मादाचार्य ने आगे उसको काटा। इवन हाँ, बड़ा पता न्याय है। वैशिक भी, मीमांसा भी पूर्ण रूप से उपनिषद को एक्सेप्ट नहीं करते, पूर्ण रूप से वैदिक को एक्सेप्ट, वेद को एक्सेप्ट नहीं करते। उनको जो ठीक लगता है वही बिल्कुल, एक्सेप्ट करते वो लोग। इसे तो पूर्व मीमांसा बिल्कुल सही। तो बात निकली ना। जी, सो हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। इवन हमने देखे ऐसे मंक्स जो पहले थेरवादी थे, बाद में महायानी बने, और कुछ महायानी थे पहले, बाद में थेरवादी बने, आज भी है अवेलेबल। हमने देखे अपने, हमारे खुद के फ्रेंड्स है कुछ,
हमारे एक फ्रेंड है जो बहुत इंटेलेक्चुअल है, पहले थेरावादा थे, फिर महायानी हो गए, फिर महायान में फिर दूसरा स्कूल चेंज किया, फिर थेरावादी हो गए। सही। मतलब जो अच्छा लगता गया अपना थॉट प्रोसेस उस हिसाब से चेंज करते। जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाए, जब तक आपको विश्वास नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि मैं हो ही गया तो मुझे इसमें रहना ही होगा, अगर ऐसे ऐसे करे तो बहुत हानिकारक है आपके खुद के लिए। बुद्ध के समय में एक एक व्यक्ति था जिसने 18 बार छोड़ा ये चीवर, 18 बार लिया और 18 बार छोड़ा। मतलब एक चिवर लिया, फिर मन नहीं माना, फिर नहीं माना, फिर आपसे मन बन गया, फिर गुरु जी ने मन नहीं लग रहा था, फिर ले लिया, फिर इसमें मन नहीं लग रहा, फिर वो आपके समान बन गया। उसने 18 बार किया है। यू आर फ्री टू गो, फ्री टू कम, बस कुछ गलतियां होने के बाद यू आर नॉट फ्री टू कम, बट इट डजंट मीन गलतियां। कि आप बुद्धिज्म को फॉलो नहीं कर सकते। इस बात की सावधानी रहे कि ऐसा नहीं कि अभी मैं भिक्षु हो गया, मैंने तो कांड कर लिया, या फिर मैं तो भ्रष्ट हो गया, हाँ अभी तो भिक्षु नहीं बन सकता तो बुद्धिस्ट भी नहीं रह सकता। नहीं, एज अ मंक होने के नाते जो बातें होनी चाहिए थी, अगर आपने वो तोड़ दिया तो फिर आप एज अ फुल्ली ऑडिट मंक नहीं रहेंगे। हाँ, एक नॉर्मल मंक रह सकते हैं, मंक भी एक होता है जिसे हम कहते हैं सामने, और एक होता है उपसंपदित भिक्षु। तो भिक्षु होने के बाद जो सामने के पीरियड में कितनी भी गलतियां करो उससे कुछ पर्टिकुलर पनिशमेंट है, वो ठीक हो जाता है, आप शुद्ध हो जाते हैं। पर भिक्षु होने के बाद कुछ 3 या 4 ऐसे 4 रूल्स है जिसको अगर आपने तोड़ दिया तो यू हैव टू लीव योर मंकहुडनेस। फिर आप ऐसे ही रहोगे, फिर सामने बन जाओगे, है ना। ऐसा नहीं सो कि वैसा नहीं कि आप एक बार भ्रष्ट हो गए तो हमेशा भ्रष्ट हो गए, देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी। मतलब आपको वो उपाधि नहीं मिलेगी, बट आप उसके नीचे रह के आप एक आम आदमी रह के बुद्धिस्ट को फॉलो कर एक सकते आदमी रहेगा और हैं। एक तो आदमी सर, जो ऊपर था सामने का जीवन भिक्षुओं से समान, वो ऐसा। मैं जान सकता हूँ कि आप मतलब आपकी लाइफस्टाइल क्या है, जैसे आप वहाँ कैसे, आपके पास कौन सी कंडीशंस हैं, क्या क्या फॉलो करते अभी जिस अभी यहाँ पे मैं हूँ तो थेरवादा में भी अलग अलग निकाय है, ठीक है, यान अलग बात होती है, निकाय अलग बात हो जाती है। निकाय मतलब जो अलग अलग गुरुओं से दीक्षित हुए हैं, तो भी यहाँ पे 2 निकाय मोस्टली है, और उनके अपने अपने थोड़े से लाइफ स्टाइल थोड़ी सी अलग अलग होती है, और उसमें भी डिपेंड करता है कि आप फॉरेस्ट ट्रेडिशन से हो या सिटी ट्रेडिशन से हो, है ना। हैं? जो लोग कुछ ऐसे मंक्स ये होते हैं जो पूरा फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग सिटी में रहते हैं, सिटी वालों का अच्छा, ट्रेडिशन अलग होता है, चैंटिंग वगैरह होती है ना, लोग साथ मिलना जी। जुलना होता है। पर फॉरेस्ट ट्रेडिशन में तो सिर्फ मेडिटेशन मोस्टली फोकस्ड होता तो सर, बहुत बढ़िया है। तो ये मैंने पहली बार जाना कि कुछ फॉरेस्ट में भी रहते है। हैं। यस, सी डिपेंड करता है कि अभी बुद्ध के समय में क्या हुआ था। एक विदुत्त नाम के थे जो उनके कजन कजन ही थे, वो बहुत ही जी। डिटर्मिनिस्ट थे, मतलब बहुत ही संकल्प शक्ति उनकी काफी अच्छी थी। उन्होंने एक बार ठान लिया तो वो करके रहते थे, उनमें ये थी, बहुत अच्छी बात थी, ये बार ठान लिया करेंगे। तो उन्होंने बुद्ध के सामने मांग रखी कि बुद्ध की तथागत 5 नियम आप कंपलसरी बना दो। सबसे पहला ये था कि जो सभी भिक्षुओं को बोलिए जंगलों में रहे, आरण्य में रहे। दूसरा, सभी लोग एक ही चीवर रखेंगे, मतलब एक ही है, ठीक है। तीसरा, सभी वृक्ष के नीचे रहेंगे, जंगल में भी वृक्ष के नीचे, कुटुटी नहीं, ठीक है। और चौथा कि 3 हो गए। चौथा, सभी भिक्षा मांग के खाएंगे। भिक्षा मतलब नहीं घर घर जाओ, है ना, पर उसमें भी जी हमारा जी। भी ऐसा है कि हम घर जाके बोल नहीं सकते कि भिक्षा आम दे माई, ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा अच्छा। हम लोग जब भिक्षा कर रहे रहेंगे ना, मतलब तो घर में तो मोस्टली 5 घर, ठीक है, नहीं मिल रहा तो ठीक है आगे, है क्या नहीं। और अगर अपनी आप माँ को मतलब पाल रहे हैं तो और 2 घर एक्स्ट्रा के मांग सकते हो, पर मांगना नहीं था उसमें। हम जाएंगे, है क्या नहीं, उस गली में चले जाएंगे, गली में जाने के बाद दरवाजे के एकदम सामने नहीं खड़े रहेंगे, दरवाजे के हाँ। बाजू में, ठीक है। बोलेंगे नहीं कुछ जी। देर, अगर उस इंसान का ध्यान जाता है तो ठीक है, नहीं गया तो आगे। हम कुछ बोल नहीं सकते, जिसको देने की इच्छा होंगी वो देगा, क्योंकि मांगना मतलब अगर माँ से मांग रहे तो उनको फोर्स हो जाता ना, उनको देना ही पड़ेगा, और वही सही। बाध्य हो जाते हैं कर्म सिद्धांत के हिसाब से, वरना इग्नोर करेंगे। बिल्कुल। तो हम मांगेंगे नहीं, उनको लगता है, और हम क्या 2 मिनट रहेंगे या 1 मिनट खड़े रहेंगे वहां पे, उस घर के बाजू में, दरवाजे के आगे में नहीं, ताकि किसी को आने में तकलीफ ना हो, है ना। या कभी कभार स्त्री वगैरह दूध पिलाते थे बच्चों को, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो दरवाजे के बाजू में रहेंगे, ना एकदम दरवाजे के सामने। उसकी नजर गई, देना रहेगा तो देंगे, नहीं तो 1 मिनट खड़ा रहेंगे, फिर आगे निकल जाएंगे।
तो ये होता है भिक्षाटन। ये भिक्षाटन इसे हम कहते हैं भिक्षाटन, है ना, या फिर पिंडपात। तो हमारा पात्र होता है, उसमें वो लोग देते हैं। अभी हम लोग भी अभी यहाँ पे तो सुबह 4 बजे पात्र निकल जाते हैं थाईलैंड में। हम लोग सुबह 5 बजे अपना पात्र लेके निकल जाते हैं, रास्ते पे चलते रहते हैं। अब थाईलैंड में ट्रेडिशन है कि जी लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं, पॉलिथीन में चावल सब्जी वगैरह अलग अलग पॉलिथीन में डाल के पैक करते हैं और गाड़ी में घूमते हैं। जहां भी दिखा कोई भिक्षु पात्र दिखे, वहां पे गाड़ी रोकेंगे और पात्र में डाल देंगे। ये ट्रेडिशन है थाई का। तो 5 बजे वगैरह उठ जाते हैं सभी लोग, कार लेके घूमते हैं। तो उसने कहा था देवदत्त ने कि आप ये नियम लगा दीजिए कि सभी भिक्षाटन करके खाएंगे। क्यों? क्योंकि एक और भी है कि किसी को घर बुलाने की इच्छा है कि आज भिक्षु हमारे घर में और खाना खाए, उसे इनविटेशन पे भी भिक्षु जा सकते। तो सुना नहीं, ये मत रखो इनविटेशन वाला, सिर्फ भिक्षा ही। और फिर छठवा था नॉनवेज, पांचवा था नॉनवेज का, कि कोई भिक्षु नॉनवेज नहीं खाएगा, सिर्फ वेजिटेरियन। तो ये कहा कि यहाँ पे कंपल्सरी कर दे। बुद्ध ने कहा नहीं, कंपल्सरी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कंपल्सरी कर दिए तो उस कंपल्शन के आधार पर दंगे भी हो सकते हैं। फिर छूत अछूत, है ना, भेदभाव, ये सारा होना शुरू हो जाता है। कत्लेआम भी होना शुरू हो जाता है। आज क्या हो रहा है? गौ हत्या के नाम पे क्या हो रहा है? सॉरी, गौ संरक्षण नाम पे क्या हो रहा है? अभी आपको पता है ना, बिल्कुल बिल्कुल एक ब्राह्मण लड़का मर गया उसके कारण, पता है आपको? एक तभी ब्राह्मण तो लड़का, कहते हैं बच्चा, पकड़म 17-18 साल का बच्चे को मार डाले। छोड़। ऐसे कई सारे किस्से। तो इसके बुद्ध ने कंपल्सरी नहीं होगा बुद्धिज्म में कुछ, हाँ, यू आर फ्री टू डू। मार करते। कंपल्सरी होगा तो लोग मार काट करना शुरू कर देंगे, कि धर्म ऐसी चीज है भाई। इसलिए बिल्कुल बुद्ध ने बिल्कुल बोला कंपल्सरी नहीं होगा। तो उसी प्रकार ये भी एक था कि जरूरी नहीं कि भिक्षु जंगल में ही रहे। कई सारे लोग बोला भिक्षु जंगल नहीं रहना चाहिए, तो भिक्षु जंगलों में रहे, ऐसा कंपल्सरी नहीं। कि कुछ भिक्षु उतने सहनशील नहीं हो पाते हैं, या उतने ताकतवर नहीं हो पाते हैं, या उतने निर्भय नहीं हो पाते जंगलों में रह सके, तो उनकी सिटी है, क्योंकि प्रैक्टिस Right, इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल जाने तो बिल्कुल जाने ना भाई, ऐसी वाली बात है। तो सही इसलिए सही फिर वो कुछ को नहीं जमता फॉरेस्ट, इसलिए वो रहते हैं सिटी में। तो अपने बिल्कुल पोटेंशियल के आधार पर हिस्ट्री में रहते हैं। मंक्स आर चूज। ऐसा नहीं कि मंक्स एकदम आइडियलिस्टिक होना चाहिए, नो। हम आइडियलिज्म रखते सही हैं आगे में, पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएंगी तो वी हम उसकी हर मिस्टेक को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। इवन भिक्षुओं के 211 नियम है, सॉरी 300, सॉरी 227 नियम भिक्षु दोस्त के, पर 227 में से 4 नियम छोड़ के बाकी सारे गलतियां एक्सेप्टेबल, चेंजेबल, डिफाइनेबल। दैट इज द में से ब्यूटी ऑफ अगर मॉन्कहुडनेस इन बुद्धिज्म। पता जो 4 नियम है इनको छोड़ के और जितने हैं अगर गलती होती गई तो एक तो जो है वो नियमों क्लासिफिकेशन है, वो नियमों को क्लासिफाई। तो बुद्धिज्म, मतलब देखो मुझे बुद्धिज्म जो सबसे ज्यादा पसंद है ना, सबसे ज्यादा बुद्धिज्म किसी बात के लिए पसंद है तो क्लासिफिकेशन के लिए। जो क्लासिफाइड सिस्टम है ना बुद्धिज्म का, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो 227 नियमों को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, और वो नियम किस कैटेगरी में आता है, उस कैटेगरी के आधार पर वैसी पनिशमेंट होती है। ठीक है, जैसे मैस्टरबेशन अगर हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि मैस्टरबेशन किया किसी मंग ने तो वो बहुत ही एकदम अशुद्ध हो गया, उसको नहीं करना चाहिए, वो तो एकदम सही अलग ही बात होगी ना। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पनिशमेंट है ना। जिस प्रकार एक बुद्धिज्म में भी बहुत साइकोलॉजिकल इस्तेमाल होता है ना, बहुत अलग अलग पैटर्न इस्तेमाल होते हैं पनिशमेंट्स के, जिससे वो बिल्कुल डेवलप हो उसमें, है ना। तो वो कौन सी बिल्कुल इसमें आता है, कुछ गलतियां माफी मांग के ठीक हो जाती है, कुछ गलतियां ऐसे कि ग्रुप के आगे में एक्सेप्ट करनी होती है, कुछ ऐसा होता है कि उसमें संघ उसको इग्नोर करना शुरू करता है, कोई उससे बात नहीं करता है। सही जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पनिशमेंट्स है, पर डिपेंड करता है कि वो नियम किस कैटेगरी में आता है। सही बढ़िया है बढ़िया लगा मैं बढ़िया तो जानने को मिला मैं बहुत कुछ सीखा। मैं जो बता क्योंकि रहे हो यहाँ आप ये पे सब चीजें मैं पहली बार सुन रहा अब हूँ। एक बात मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, बहुत जरूरी है, और एक क्रिटिज्म ही है, और जी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म है। मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिज्म पे बहुत विश्वास करता हूँ, और हिंदुज्म नहीं है। मुझे एक बात जो सबसे बुरी लगती है हिंदुज्म की, सबसे ज्यादा बुरी लगती है, और इसीलिए भी हिंदुज्म की बहुत हानि हो रही है मेरे जी पर्सपेक्टिव से। और इसलिए आज भी जो अम्बेडकरिस्ट मूवमेंट है, वो क्यों इतना क्रिटिसाइज करती है और क्यों इतना डरी भी है, कि एक जो संत परंपरा है हिंदुइज्म की, या जो जी कथावाचक परंपरा है, या जो भी कोई परंपरा है जो गुरु के रूप में स्थापित है, उसमें ये है कि वहां पे गुरु पे एक्शन नहीं ले पाते। आप समझ रहे हैं?
मीन्स एक्शन। एक्शन जैसे कि आप देखिए, अगर हम हैं, अगर हमारे सामने कोई भी बात हाथ किसी मंग की बात आती है, हाईलाइट हो जाती है, तो तुरंत हम उस पर एक्शन ले सकते हैं, उसका चीवर निकाल सकते हैं। इवन उपासक भी, आप जैसा नॉर्मल इंसान अगर बुद्धिस्ट है तो वो भी उस पर एक्शन ले सकता है। हिंदुज्म में ऐसा नहीं होता है ना। अभी आपको पता है कि बुद्ध ने चमत्कार दिखाने के लिए मना कर दिया है, बिल्कुल ठीक है। अब और इसलिए अगर कोई मंक ऐसा करता है, भले उसे प्राप्त होगा या अपने बारे में ऐसी ख्याति फैलाता है, तो उसको एडमोनिश किया जाएगा तुरंत, उससे खबर हो जाएगी, संग में बिठाया जाएगा उसको। हरण में भी ऐसा होता है, उसको लेके जाते हैं बड़े से बड़े भिक्षु के पास। आपको पता है म्यांमार में बहुत बड़े भिक्षु थे, उन्हें एक ऐसी हरकत कर दी जो संघ ने मना की थी, उनको उनके ब्याह से निकाला गया, इतने बड़े भिक्षु को। अभी ये बात सीखना चाहिए, या सीखना नहीं चाहिए, ये तो गलत ही बात हो जाएंगे, सीखना चाहिए वैसा नहीं, पर उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन डालना चाहिए। अभी आप देखिए कितने सारे वीडियोस वायरल हो रहे होंगे बाबाओं को लेके, चमत्कार को लेके, देख रहे हैं आप? बहुत सारा, वो सब फालतू। वो कपाल के वगैरह वगैरह वगैरह। हिंदुज्म की कौन है जो एक्शन ले रहा है? क्या इस अंधश्रद्धा नहीं फैल रही है? बिल्कुल फैल रही है, कोई भी इससे एक्शन नहीं लोग ले रहा फंस है। नहीं रहे हैं। बिल्कुल फंस और नहीं। मुझे बताओ क्या जरूरत है ये सब दिखाने की? ऐसा नहीं कि बुद्धिज्म में नहीं होता, होता है बुद्धिज्म में ये सब। आप वज्रयान में देखो, वज्रयान में कितना तंत्रयान है। वज्रयान में, बुद्धिज्म का वज्रयान जो सेक्ट है, उसमें बहुत तंत्रवाद है। पर आपको कभी दिखा दलाई अच्छा लामा ऐसे मतलब बोलते हुए स्टेज से, भरे स्टेज से? नहीं, मुझे आज पता चला कि इसमें है भी। बहुत खतरनाक है उसमें तो। उसमें आप क्या? देखो, बहुत जब मैं तो बहुत बात की है, हिंदुज्म फेल हो जाएगा। क्योंकि जब वज्रयान गया था हाँ, तिब्बत में, तब तो वही था बहुत शुरू, हर जगह काला जादू, तंत्रयान वगैरह वगैरह सब बोलते। काला जादू पर्टिकुलर प्रॉपर वर्ड नहीं है, पर बहुत है वज्रयान में। इसलिए तो लेकिन आप पब्लिकली देखो ना, जो भी सुनने को नहीं मिलते हैं। भूत की मूवी आती है और जब बुद्धिज्म को दिखाया जाता है, तो उसमें वज्रयान का दिखाया जाता है। महायान थेरवादा परंपरा का नहीं दिखाते, तो उसमें बहुत प्रैक्टिस होती है उसकी। आप किसी वज्रयान टेम्पल में जाइए, नेपाल के या आसाम जी मिजोरम के, वहां पे देखना आपको ऐसे बहुत सारे फ्लैग्स लगे दिखेंगे, किसी पेड़ के आजू बाजू जंगलों में वगैरह, ऐसी घंटे जाते हुए चमत्कार के वगैरह बहुत दिखेंगे। तो बहुत है, पर उसको लोकलाइज नहीं किया गया है ना। क्यों? क्योंकि अगर वही हो जाएगा तो फिर लोग उसी में जाएंगे, ज्यादा वही करेंगे। कितने सारे जी बाबाज वगैरह मुझे दिख रहे हैं, मुझे इतना मुझे लगता है ठीक है, यू हैव अ पावर, यू हैव सब, पर लोगों पे इम्पैक्ट क्या गिरने वाला है? लोग बिल्कुल। फंसेंगे ना। आप आपको पता है ये जो करता है, जब ये जो इंडिया में होता है हिंदुज्म में, ये टीका लगाना, ऐसे पागलों से हरकतें करना वगैरह, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं है, कुछ बातों में सही भी है। आई बिलीव ऑन दैट द पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, बट कुछ बातों में ढोंग भी जी है। तो ये जो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल है, फिर सो बाबा वगैरह, फिर अलग ही उनका कॉस्ट्यूम, ड्रेसिंग स्टाइल तो पूछो ही मत आप उसको, वो सब। बिल्कुल। आपको पता है वही सब देख के अभी थान में भी हो रहा है। पूरी वैसे ही हाथ में चूड़ी पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे बाबास वगैरह, थाई लोग जो, और वो हिंदुज्म का दिख रहा है हमें। पर कोई मंक ऐसा नहीं करता, और करेंगे भी हो जाएगा, तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी दूसरी बात, यहाँ पे थाईलैंड में मंक्स के लिए रूल है, उनको किसी भी धर्म की आलोचना करना अलाउड नहीं है, वरना उस पर केस हो सकती है तुरंत। बताओ कि कोई बाबा पे है ऐसा? बुद्धिज्म बुद्धिज्म। हाँ, इधर थाई 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 नेशनलिटी में रूल है मंक के लिए कि यू आर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज एनी अदर रिलीजन, इवन दो इज अ अगर मेजोरिटी। जब तक वो आपको क्रिटिसाइज ना करे तब तक। क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते आप। हाँ, मतलब आप नहीं कर सकते। जब एक ही नहीं करा तो दूसरा क्यों करेगा? बिल्कुल। इंटरनली कुछ भी होता होगा, चार बात ग्रुप में करते वो होता होगा, पर एकदम खुलेआम नहीं। क्योंकि जब खुलेआम करना शुरू होता ना, तो जब धर्म गुरु कर रहा है, तो सोचो फिर नॉर्मल लोगों में भी दबंगई आएंगी। बिल्कुल। आप इम्पैक्ट देखिए, ये दबंगी क्यों आ रही लोगों में इतनी। और ये जो है ना, ये रेप सिस्टम को क्या भर रहा है, दे रहा है। जितने भी कत्लेआम, रेप, खून हो रहे हैं ना, इन सब में गुरुओं का बहुत हाथ, धर्म गुरुओं का। इनके जो होते हैं ना, जितने दबंगई से धर्म गुरु बोलता है, उतना गलत इम्पैक्ट सोशल मेंटालिटी पे होता है। धर्म एक्चुअली में एकदम हमारे जितना गांव नम्र में होगा, आप देखिए, आप सदगुरु की फैन फॉलोइंग देखिए, आप गुरु गोपाल दास की फैन फॉलोइंग देखिए, अब्दुल लामा की फैन फॉलोइंग देखिए, और इन बाबा की फैन फॉलोइंग देखिए, इनके वक्तव्य देखिए और इनके वक्तव्य, तो ये बहुत जरूरी है
हिंदुज्म को जो परंपरा शुरू हो रही है, हर दिन कोई नया बाबा खड़ा हो रहा है, हर दिन। ये तो अभी वो जो बाल, वो जो बच्चे तक छोटा आ सा रहे बच्चा जो है, आप देखिए, छोटा सा बच्चा अभी शुरू हुआ है, क्यों, कथावाचक। हैं, मोटा हाँ मोटा मोटा मोटा। हाँ हाँ हाँ। आप बताओ, अर हो रहा है। कोई इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना बोलता हूँ ना, ये स्किल्स होती है, ये ज्ञान नहीं होता है। समझ बिल्कुल आपको, वोकल स्किल, नॉलेज और अटेनमेंट, जिससे हम कहते रियलाइजेशन, इसमें अंतर होता है। और इंडियन बहुत फिलोसॉफी दर्शन है, फिलोसॉफी नहीं ना। यू आर राइट। इंडियन फिलोसॉफी नहीं ना, दर्शन। हम इंडियन को दर्शन कहते हैं। उसे क्या रियलाइज बिल्कुल रियलाइज हुआ होगा, आप उसे कथावाचक बना दिए होंगे, तो जो इससे क्या होगा, हीरा चुप जाता है। बुद्ध ने एक बहुत प्यारी बात बोली है कि बोले, जब मार्केट में नकली सोना आता है तो सोने का दाम गिर जाता है। ये वैसा हो रहा। सबसे पहला ये सवाल उठना सही। चाहिए, कितने साल का उसका प्रैक्टिस है। मैं अगर आज यंग हूँ पर यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो क्या मैं एक दिन में आया हूँ क्या? 9 साल की ट्रेनिंग है मेरी। 9 साल। ऑफकोर्स मैं 9 साल हो चुकी मुझे मंक फुटनेस में। मैंने क्या पहले कहा मैं बात है 16 सर। साल की उम्र दीक्षित हुआ था, आगे 25 साल का हूँ। तो और अलग तो अभी अलग आप अलग अलग, हाँ बोलिए। मतलब अभी आप सीख ही रहे हो। फिर भी और सीख रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया। डिपेंड करता है कि वो बहुत बच्चा ग्रेट बात। कितना 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 समय, कितना लंबे समय बाद ये हुआ है। अगर वो बच्चा एक ट्रेनिंग सो के नहीं गुजरा है तो गलत बात है। इसलिए मुझे बाबा साहब बहुत पसंद आते हैं इस बात में। बाबा साहब प्लीज। मंक्स भी बोलते कि मुझे पढ़ा लिखा भिक्षु चाहिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बिल्कुल बोला था, जितने भी मठ मंदिर है, इन मठ मंदिरों की एग्जाम होनी चाहिए, और उस एग्जाम को पास होने के बाद ही वहां पे पंडित पुजारी होना चाहिए। ये बिल्कुल बाबा सही। साहब का था। बिल्कुल। आप एक बात बताओ, अगर एक पंडित पुजारी बकायदा अच्छा क्वालिफिकेशन लेने के बाद अगर वो पंडित की उपाधि ले रहा है, क्या उसके वक्त में थोड़ा सा डिफरेंसेस नहीं रहेगा? बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या वो वो झूठी साइंस को चीजें और क्रिटिसाइज कर फालतू पाएगा? जो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। आपने भी हाइपर कोस्ट का अभी का वीडियो देखा? अभी का जो भी आया, विज्ञान वर्सेस तो वेद। ये मुझे भी अभी देखा नहीं मैंने, बट मेरे दोस्त ने मुझे शेयर किया है देखने के लिए। इसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं उससे ज्यादा, इस वीडियो में स्पेशली वेद वर्सेस विज्ञान में, जो होस्ट है ना, क्या नाम है, मुझे उसका नाम नहीं पता। हाइपर क्वेस्ट है बीच में जो उसका होस्ट उसका करते हैं। जो होस्ट है ना, सम, उसका, आप जरा बोलने का तरीका देखो, कितना बैलेंस होके बोल रहा है। इतना बैलेंस वो पहले किसी वीडियो में आपको नहीं दिखेगा जितना बैलेंस वो इस वीडियो में है। आप उसकी वक्तशैली देखिए, क्योंकि मैं साइंस को ही बहुत मानता हूँ, फिलोसफी को मानता हूँ, धर्म को ही मानता हूँ। बट मैं इन सब में मेरे बिलीफ सिस्टम, मेरे रैशनैलिटी और मेरे एम्पिरिकल एविडेंस, इसको हमेशा ध्यान में रखता हूँ बार बार, कि रिलीजन कभी भी पूर्ण रूप से एम्पिरिकल नहीं हो सकता है, पूर्ण रूप से रैशनल नहीं हो सकता, इवन द बुद्धिज्म। क्योंकि जब कोई फिलोसॉफी रिलीजन हो जाती है तो उसमें बिलीफ सिस्टम वर्क करेगा ही करेगा, तब जाके रिलीजन बना है। अगर रिलीजन में बिलीफ राइट। सिस्टम है तो रिलीजन हो नहीं सकता वो। सही। क्योंकि बिल्कुल। रिलीजन क्या काम करता है, सोसाइटी को होल्ड करने का काम करता है, और होल्ड कभी भी रैशनैलिटी पे नहीं होती है। राइट। अगर एरिस्टोटल में बिलीफ सिस्टम होता तो वो प्लेटो को कभी क्रॉस नहीं करता। बिल्कुल सही बात। समझ रहे हैं? हम अपने ईश्वर को इसलिए क्रॉस नहीं बिल्कुल। करेंगे कि हमारा बिलीफ सिस्टम वर्क कर रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए आप एक राइट। बात देखिए, इसमें सबसे ज्यादा उस होस्ट के जो वक्तव्य जितना बैलेंस होके बोल रहा है, वो इसको भी क्रॉस कर रहा है। और आप देखिए, जो साइंस है जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको ज्यादा क्रॉस नहीं कर रहा है इस बार और में। अर्पित, हाँ अर्पित द्विवेदी। दिस टाइम अर्पित को ज्यादा क्रॉस नहीं कर रहा है। आप देखिए, जब अर्पित के सामने बिल्कुल मैंने। सवाल रख रहा है तो सवाल किस तरह शब्दों का नापतोल शब्दों में हो, देखिए आप। क्योंकि मैं खुद धर्मा गिरू तो हम तो बहुत बिल्कुल। आसानी से हट हो जाता है ये, हमको बहुत आसानी से। और जिस प्रकार से इसके सामने सवाल रख रहा है, जो वेद का रख रहा है, मान लायक है। तो ये बात होती है कि जब आप एजुकेटेड हो जाते हो तो आपको एक बात क्लियर हो जाती है कि साइंस क्या पता लग जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पढ़ा लिखा भिक्षु चाहिए, मुझे पढ़ा लिखा मंक चाहिए। क्योंकि ही नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन, कहाँ पे मात खाता है। वो उस क्वेश्चन को अराइज होने नहीं देगा। आज देखो बाबा के सर, इसलिए आप देखिए, गुरु गोपाल दास कहाँ से पास आउट है, बताऊंगा आपको, आईटी। आईआईटी में। आईटी। ठीक है। हाँ। दलाई लामा
सदगुरु, इनके लेक्चर सीरीज देखिए या लेक्चर्स के टॉपिक देखिए, आपके बाबा उसके टॉपिक देखिए, और सब्जेक्ट मैटर देखिए दोनों का, क्यों डिफरेंस है? जब दोनों ही धर्म गुरु एकदम है, डिफरेंट। डिफरेंस किस बिल्कुल कारण आ रहा है? क्या ये डिफरेंस डिफरेंट। धर्म में कारण आ रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे ये डिफरेंस धर्म के कारण नहीं है, ये डिफरेंस है उनके एजुकेशन के कारण। एजुकेशन, यस। तो ये बिल्कुल इसलिए मैं मानता हूँ कि वो जो बच्चा रख दिया आपने, ये सबसे बड़ा छल है हिंदू समाज के साथ, उनकी श्रद्धा बिल्कुल के सही। साथ खेले। श्रद्धावान इंसान तो आसानी है ना, जो भी दिख जाएगा धर्म की वाणी बोल रहा है वो तो उसको तो हाथ जोड़ेगा ही ना। पर जो लोग बिल्कुल धर्म की कुर्सी राइट। बिठा रहे हैं, जो लोग धर्म ज्ञानी है, उन्होंने आवाज उठानी चाहिए। जितने बड़े बिल्कुल बड़े टाइम। 2 मिनट फिर से माँ खाप, ओके। तो जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु है वो क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं? जितने भी शंकराचार्य है, जितने भी माधवाचार्य है, जितने भी वेदाचार्य है, जितने बड़े बड़े पोस्ट पे है, वो क्यों 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 क्रिटिसाइज नहीं कर रहे इन बातों को? और ये जो फालतू करना बाबा चाहिए लोगों का उनको। वीडियो वायरल हो रहा है, वो क्यों इसको बहिष्कार नहीं कर रहे हैं? क्या आपको मिला जितनी बाबा की कम्युनिटी है उनमें से कोई ऐसा लेटर आके मिला कि नहीं हम इसका नुकसान, हम इसका करते हैं, खंडन करते हैं, हम इसको बाबा के रूप में नहीं मानते, हम इसको धर्मगुरु के रूप में नहीं मानते? क्यों नहीं कर रहे? कभी भी करना चाहिए। ये होना बहुत बिल्कुल जरूरी करना है। चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए कुछ बाबा हैं वो तो हर। बेटा ओके ओके सर। गाइस बहुत अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है, आई थिंक आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होगे। और अभी हम आप लोगों के क्वेश्चंस भी उठाएंगे, जो कि सर हैं आपको के क्वेश्चंस के आंसर भी प्रोवाइड करवाएंगे। आई एम रियली सॉरी, रियली तो सॉरी, रियली सॉरी। अभी इट्स ओके तो सर। अभी डिस्टर्ब आई बिल्कुल नहीं नो। होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा डिस्टर्ब अभी। इट्स ओके। सो डिड यू आई गेट इट? सो आई सॉरी, मैंने उसमें कई ये जगहों पे कुछ हिंदुज्म का भी हाईलाइट किया और बाकी धर्मों के बारे में बोला मैं, बट मैंने बस एक रखने की व्यू की है। इट्स ओके इट्स ओके इट्स एन एग्जांपल। ये तो अगर बातों में एग्जांपल्स के लिए हम ला सकते हैं, और जो आपने बोला वो एकदम एग्जैक्ट सही है। जितने भी धर्म गुरु हैं उनको आवाज उठानी चाहिए। कई सारे बाबा हैं जो फालतू की बातें करते हैं कि ये रोटी बना के गाय को, क्योंकि गाय इन के बाबाओं ने गोबर की। कांड किए है ना, आप देखो ना, रेप वगैरह, बुरा बुरा कौन बन रहा है? अभी कल मुझे कोई बाबा को बोलेगा तो मुझे तो धक्का लगेगा, बाबा सब बोले पर बाबा मत बोलो, क्योंकि बाबा आज बोल के बराबर में एक घिनौना शब्द बन चुका है। ये बात बिल्कुल सही। हम शब्दों, आज जो हम भाषा को अच्छा मान रहे कि, पर वही भाषा के शब्द अगर इस प्रकार से गिर जाएंगे तो भाषा की भी हानि होगी, संस्कृति की भी हानि होगी। बिल्कुल। So should we understand Buddhism? Let's start Buddhism, or like? Yes, yes, of course. I understand very, I think, easily. You, I think, you told about very easily. I understand. I think जैसे हमारे इधर शंकराचार्य को बहुत टॉप लेवल माना जाता है, टॉप लेवल। तो इन लोगों को ना एक और जितने भी कथावाचक हैं सब इन लोगों को मानते हैं। तो इन लोगों को एक काम करना चाहिए। आई थिंक आई यू गॉट माय वॉइस। आर यू Yes, गेटिंग yes, माय वॉइस I'm getting it. प्रॉपर्ली? तो आई थिंक तो ये जो शंकराचार्य है इनको एक कमेटी बुलानी चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रिक्टली कि आओ, जितने भी चमत्कार आप दिखा रहे हो मेरे सामने दिखाओ। है ना, उसका मतलब प्यूरिफिकेशन करना चाहिए इन लोगों को, वरना ऐसे देखा जाए तो एक तरह से अंधश्रद्धा फैल रही है। जो कि लोगों को बहुत, कोई बाबा है बीमारी ठीक कर रहा है। मेरे गांव में तो मैं बताऊं, अभी एक मर्डर हुआ था, काला जादू। एक लोगों को बच्चा नहीं पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा करने के लिए उन्होंने काला जादू करवाया। उन्होंने बताया कि अपने भाई को मार दो, उन्होंने अपने भाई को मार दिया। और अब वो बताओ ये जेल में है। किस नाम पे हुआ? ये किस नाम पे हुआ? किसके नाम? धर्म के नाम पे। ये भी बिल्कुल धर्म के नाम पे, बिल्कुल। तो मतलब कितनी तो खराब चीज है यार। मैं सोचता हूँ लोग तो बाबाओं को, आई थिंक मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, मैं आपको किस नाम से बुला सकता हूँ, मतलब आप कैसे बुला मुझे भंते जी कह सकते हैं, जैसे आपके इसमें पंडित जी कहते हैं या कुछ कहते हैं, तो हमारे से भंते जी कहते हैं। सकते हैं? सो आई थिंक भंते जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, लोगों को ऊपर से आवाज उठानी चाहिए चीजों के बारे में। आज अगर देखो तो एक है कोई मिश्रा है, कोई कथावाचक, प्रदीप मिश्रा। वो इतने टोट के बताते हैं कि महिलाएं, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ आस पास आपको बहुत सारे महिलाएं मिल जाएंगी जो टोटके करती हैं। तो मैं सोचता हूँ, वो बोलते हैं बेलपत्री लो, शहद लगा के चिपका दो, बच्चा पास हो जाएगा पढ़ाने। और कोई इस पे
आवाज ही नहीं उठाते। और एक बात बताओ, क्या आवश्यकता पड़ रही है कि ऐसे लेक्चर दे या ऐसे प्रवचन दे या ऐसे ये करे? क्या आवश्यकता है जी? क्या धर्म ये सब हो कोई गया है क्या? आवश्यकता ही नहीं। धर्म केवल सत्य की बात करता है, और सत्य इन लोगों को पता नहीं, किससे कहानियां केवल पता है। अगर सही बात की जाए तो आप उपनिषद का आप इन्हें कुछ पता नहीं होगा, केवल। आप पता है क्या, बुद्धिस्ट मंक से कभी भी देखिए ना प्रवचन, मोस्ट ऑफ प्रवचन किसी बुद्धिस्ट मंक, इनके ज्यादातर जी प्रवचन कर्म सिद्धांत पे, शील पे होते हैं। जी। 90% प्रवचन कर्म पे होंगे, शील पे होंगे। बट व्हाट आई वांट टू क्रिटिसाइज अबाउट, कि मैं जब भी हिंदुज्म के लेक्चर सुनने की कोशिश करता हूँ, मुझे बहुत रेयरली इस पे से सुनने के लिए मिलता है। ज्यादातर हाँ आप ये करो, इस ग्रंथ में ये दिया है, इधर वंदन करो, इतने बार नवस करो, इतने बार मंदिर जाओ, इतने बार ये जाओ, वही सब हो गया है। और इसके कारण से राइट। जितनी हानि हो रही है, बहुत हानि हो रही है। मतलब हिंदुज्म जी। में लोग कर्म सिद्धांत को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे, यहाँ के धर्मगुरु कर्म सिद्धांत को राइट। स्ट्रॉन्ग ही नहीं कर रहे। अब बता, हमारे बिल्कुल एक सही। मित्र है, बड़े 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 मंक में, मेरे मंक फ्रेंड है वो, ठीक है, जी बहुत मस्तीखोर है, बहुत शरारती है, और बहुत आसानी से गुस्सा भी आ जाता है। तो गुस्से में आ जाता है तो कई बार एकदम उनको बुरा करने का मन करता है, और वो बोलते क्या करूं, कर्म सिद्धांत रोक देता है। वो ये नहीं बोल रहे कि सही। मुझे बुद्धा रोक रहे हैं, वो ये नहीं बोल सही रहे हैं सही। मुझे बुद्ध की शिक्षा रोक रही है। वो ये क्या बोल रहे हैं वो। कि मुझे कर्म सिद्धांत रोक देता है। और आज ऐसा भी राइट। देखो, हमें भी बहुत दिशा उत्पन्न होती है कभी कभार, जब समाज को देखते या कुछ इस घटना को देखते द्वेष उत्पन्न होता है। इसका कुछ ना कुछ बुरा करता है, इसका फोन फेंक दूं क्या, क्या कभी जा रहा है ना, फोन गिरा सही। दूं क्या इसका, ऐसा मन करता है कभी या कभार। जाओ, आपको इसका जा रहा है उधर, चुपचाप फोन ये लेता, पता भी चलेगा। फिर लगता है कि नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, और बिल्कुल मैं एक बार करूंगा, मेरे साथ 10 20 बार 100 बार ऐसा होगा। तो मुझे कौन रोक रहा है? मुझे बुद्ध नहीं आ रहा है, धम्म नहीं आ रहा है, जो मेरा कर्म कर्म सिद्धांत। सिद्धांत का जो बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है वो मुझे रोक रहा है। अब कल ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था कि चाबी थी, अब वो मेरे फ्रेंड चाबी भूल गए थे, जी और मेरा बहुत बहुत गुस्सा था मुझे उनके मन में, क्योंकि हमारा बनता नहीं उतना, ठीक है, क्योंकि हाँ फ्रीडम है, जी। ठीक है, अलग अलग थॉट्स है, ये बहुत कॉमन बात है जी। कि इतना हमारा नहीं बनता है। तो बहुत दिमाग खराब होता कभी कभार, और कभी कभार होता ना कि नहीं फादर कि तब तब तभी तभी हमारा थोड़ा सा मैटर हो गया था, छोटी सी बात को लेके। तो वो चाबी भूल गया था, मैंने चाबी ले लिया, जी। छिपा लिया, इच्छा ही चाबी फेंक दूं, रूम खुलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर चाबी मैं रख, मैंने बोला नहीं, ठीक कुछ। फिर वो वापस गया, फिर आता है कि मैं चाबी भूल गया, फिर वापस आया, फिर वो जाके ढूंढा होगा तो फिर मिली नहीं, फिर मुझे जाके पूछता है कि शिवली तुमने चाबी देखी है क्या? झूठ भी नहीं बोल सकता, चुपचाप कुछ नहीं राइट। बोला, चाबी निकाल के दे दिया। क्यों क्यों दिया मैं, क्यों बिकॉज ऑफ दिया मैं, ऐसा कर्म। क्यों किया? मेरे बिलीफ सिस्टम के कारण, कि कर्म सिद्धांत, बिल्कुल। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स। ये सब बताने से अच्छा आप कर्म सिद्धांत स्ट्रॉन्ग करो ना, बिल्कुल सही। कोई भी डर जाएगा। ये बात बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बिलीफ सिस्टम ही स्ट्रॉन्ग जैसी कर दीजिए, कर्म। बिलीफ सिस्टम का जिस चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फालतू चीज के लिए इस्तेमाल कर राइट। रहे हैं, सही। ये मुझे लगता है। तो मुझे बुद्ध की ये बात पसंद है। इवन बुद्ध से पूछा गया, पता है आपको, एक बहुत कड़ा सवाल पूछा गया बुद्ध से कि आपने किसी को जाते देखा है क्या, बोले किसी सन्यासी को स्वर्ग में जाते देखा है क्या, बोला आपने। तो बुद्ध कहते हैं देखा है, एक को देखा है। तो कब की बात है? तो बोले 91 कल्प पहले, अभी कल्प पता होगा ना आपको, बहुत लंबा समय होता है, 91 कल्प पहले एक सन्यासी था, बोले जो गया, वरना मोटा सन्यासी नरक ही रहते हैं। जितना ये लोग धर्म के पास होते हैं ना, उतना नरक के पास भी होते हैं, याद रखना। सन्यासी ये। किसी भी धर्म का क्यों ना हो, जी। उसके बाद अच्छे जाननी चाहिए, स्पेशली इंडियन फिलोसफी में, जितना वो धर्म के, जितना मोक्ष के पास बैठा है उतना नरक के पास ही बैठा है। एक तरफ का, एक तरफ हुआ, एक पैर फिसला तुरंत नरक में जाएगा। तो बुद्ध कहते हैं कि मैंने एक एक देखा है, बोले जो स्वर्ग गया था, बोले तो क्या, बोले ऐसा क्या किया था उसने जो स्वर्ग गया? तो बोले वो कर्म सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति था। उसमें बुद्ध ने बिल्कुल भी नहीं बोला कि वो बुद्ध को मानने वाला है, धम्म को मानने वाला है, संघ को मानने वाला है। उसका माना था कि वो कर्म, मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी परिणाम मिलेगा मेरे कर्मों की, ये सिर्फ मानना होने के कारण से बिल्कुल। वो बोले स्वर्ग है। दूसरी जगह पे एक देवता ये। आके भगवान से सवाल पूछ रहा है बुद्ध से, मैं जब रहा था बहुत आश्चर्य हुआ। एक देवता आके सवाल पूछता है बुद्ध से कि ऐसा कौन सा धर्म है, बोले जो इहलोक और परलोक दोनों में काम आता है, जो इहलोक और परलोक
दोनों में काम आता है, ऐसा कौन सा एक धर्म है वो बताओ। तो मुझे लगा बुद्ध का ही धर्म होगा, ऐसा बोलेंगे बुद्ध। आगे बढ़ा, कहे अप्रमाद। उन्होंने कहा अप्रमाद ये ऐसा एक धर्म है जिसको पालन करने से व्यक्ति, जिसको जीवन में उतारने से भी, अप्रमाद आप बोल नहीं सकते, उसको पालन नहीं करना पड़ता है। अप्रमाद अगर आपने धारण कर लिया, आप अप्रमादी है, तो आप कहीं भी हो, स्वर्ग में हो या मनुष्य लोक में, आपको कल्याणी होगी। अप्रमाद मतलब क्या? आलस्य रहित स्वभाव, जो व्यर्थ की चीजों में, व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद नहीं करता, उसे कहते हैं अप्रमाद। वो अप्रमादी व्यक्ति जो व्यर्थ की, जैसे कि हम मोबाइल छेड़ रहे हैं, ये व्यर्थ का समय बर्बाद है। फालतू की बकवास जिसे भला नहीं होने वाला है, वो व्यर्थ का, वो प्रमाद है। तो अप्रमादी जो प्रमाद नहीं करता, तो भगवान ने कहा जो अप्रमादी है, तो उसका मतलब नहीं हो किस धर्म का है, क्योंकि उससे पाप नहीं होंगे। आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, पर प्रमादी हो, व्यर्थ की बकवास करने में समय बर्बाद करते हो, इसकी चुगली करने में समय बर्बाद करते हो, है ना, फालतू की इसको मारोगे उसको मारोगे, तो आपको होना ही है नुकसान। तो ये बात मुझे पसंद है। ये बात बहुत अच्छी। और लोग अक्सर कहते हैं कि अरे खाली बैठे हैं, अरे चलो कुछ बात ही की जाए, अरे चुप क्यों हो, कुछ तो कुछ बोलो, मतलब वो पता खाली बैठ नहीं है पाते बुद्ध क्या कहते हैं कुछ ना। भिक्षुओं को, उपासकों को दोनों, क्योंकि भिक्षु के जो बुद्ध के जो इंस्ट्रक्शन थे वो दोनों के अलग है। इंस्ट्रक्शन उपासकों के लिए अलग है और भिक्षु के लिए अलग है, दोनों के लिए अलग। प्रवचन भी जो है ना अलग अलग है दोनों के लिए, है ना। अगर भिक्षु से भिक्षुओं बात के कर रहे लिए हैं तो स्त्री की और निंदा करेंगे, जी मतलब नॉर्मल लोग। उपासक, उपासक मतलब नॉर्मल लोग, आप इसे लोग जो बुद्ध धम्म संघ को मानते हैं उपासक कहते हैं। और हम भिक्षु, अगर भिक्षु को भिक्षु को बता रहे तो स्त्री की निंदा करेंगे। किसी निंदा करेंगे कि स्त्री ठीक नहीं है, ऑफकोर्स उसे भिक्षु बना के रखना है ना। और अगर स्त्री की बात कर रहे हैं, है ना, स्त्री की बात, अगर स्त्री से बात कर रहे हैं तो बोलेंगे पुरुष होते ही ऐसे है। आप समझ, तो इंस्ट्रक्शन किसको दिए बुद्ध ने, इसलिए बुद्ध ने पहले ही कहा कि मेरे जाने के बाद एक बात ध्यान रखना कि जब भी मेरे प्रवचन की शुरुआत करो तो एवं मैं सुता इसे शुरू करना, कि ऐसा मैंने सुना है। सबसे पहली बात क्लियर कर दो, ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता हूं, मैं ऐसा मैंने सुना है, किसको बताया वो भी क्लियर करो और क्यों बताया वो भी क्लियर करो, तो प्रवचन का कंटेक्स्ट क्लियर हो जाए। वरना तुम कहीं का श्लोक कहीं भी, जैसे जातिवाद को लेकर हिंदुज्म में हुआ, कहा की बात कहाँ पे जोड़ी, ऐसा नहीं हिंदुज्म में नहीं है, अपना ये कर्मवाद नहीं है, पर कहा का रेफरेंस कहाँ पे जोड़ने का कारण ऐसा हो गया। तो ऐसी थी कि बुद्ध ने भिक्षु को बोला, क्योंकि एक होती कैपेसिटी। तो एक बार भिक्षु ने कहा कि, कई बार बोला भिक्षुओं को, भगवान ने साफ बोला कि भिक्षुओं, अगर तुम संघ में हो या ग्रुप में हो तो दोनों में से कोई एक ही काम करो, एक तो धर्म चर्चा, नहीं तो आर्य मौन। दोनों में से कोई एक काम, एक तो धर्म चर्चा करो, नहीं तो आर्य मौन मतलब शांत, आंखें नीचे डाल के समाधि करो। दोनों में से कोई एक काम करो और कुछ मत। जहां तीसरा काम किए तब तुम गए। और धर्म चर्चा भी इंसान को पता होनी चाहिए, धर्म चर्चा क्या है। ये साइंस के साथ देखना कि इसमें क्वांटम फिजिक्स है बुद्धिज्म में, या धर्म में क्वांटम फिजिक्स है, या ये फिजिक्स की लॉ या मॉडर्न साइंस, हाँ ये धर्म चर्चा नहीं है, ये बुद्धि विलास है, आपको पता होना चाहिए। साइंस के पर्सपेक्टिव से धर्म को देख रहे हो तो तुम्हारा बुद्धि विलास है, वो साइंस भी नहीं है, क्योंकि जो चीज साइंस में खोजी जा चुकी है, ठीक है, तुम उस खोजी हुई चीज के आधार पर तुम धर्म को देख रहे हो, भाई क्या लाभ होने वाला है। जो नहीं खोजा है वो खोजो ना, तो एटलीस्ट बोल देंगे जैसा कि साइंस है। ये तो बुद्धि विलास के लिए, खुद के अहंकार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए जहां पे स्वामी जी मुझे बहुत पसंद है, स्वामी विवेकानंद जी बहुत पसंद है, इवन बाबा साहब को बहुत पसंद है स्वामी विवेकानंद जी। हाँ, स्वामी विवेकानंद जी बाबा साहब को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। पर ओशो ने बहुत ही खतरनाक क्रिटिसाइज किया है स्वामी विवेकानंद को, पता है आपको क्या बोला है ओशो ने स्वामी विवेकानंद के बारे में, पता है आपको? कि वो क्रिश्चियन की तारीफ करते थे ना, उसके कारण बोले भारत सबसे ज्यादा अहंकारी हुआ है। अच्छा, ऐसा भी कुछ बोला है मैंने, हाँ, थोड़ा बहुत सुना भारत है का अहंकार किसी कारण बड़ा हुआ है, पता है आपको? स्वामी विवेकानंद जी के कारण। जी। पर मैं बताता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी को समझना सबसे कठिन है, नहीं समझ सकते। अच्छा, क्यों? क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट ओरिएटर। हाँ, जो आई थिंक अच्छा वक्ता होता है,
वो डिप्लोमैट होता अभी है। सर आई थिंक बंटी जी, आई थिंक इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा है क्या कि 15 सेकंड के बाद ही चला जाएगा? क्या? आई थिंक मेरा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 9 सेकंड हो चुके हैं, ये लाइव एंड होने वाला है, मैं दोबारा आपको ज्वाइन कराऊंगा। ओके पता नहीं ओके। ऐसा क्यों होता है। मेरा तो ऐसा नहीं मैं